नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज के एक और खास खबर में। रामनगर में 10 साल पहले छात्र संघ चुनाव को लेकर हुए विवाद के बाद एनएसयूआई के छात्र नेता रोहित पांडे ने आत्महत्या कर ली थी। आपको बता दें कि इसमें छात्र की दिल्ली में एक निजी चिकित्सालय में उपचार के दौरान कुछ दिन बाद दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने रामनगर विकास खंड के पहले ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी समेत 20 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में प्रदेश की धामी सरकार ने उक्त लोगों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लेने का आदेश दिया है। इसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी से रामनगर में जेजेएन न्यूज की टीम ने खास बातचीत की है। चलिए वो खास बातचीत आपको भी दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज़। आप सभी का जेजेएन न्यूज़ में स्वागत है। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम बातचीत करेंगे। एक ऐतिहासिक निर्णय प्रदेश सरकार ने लिया है, धामी सरकार ने लिया है कि वर्ष 2014 में छात्र संघ चुनाव को लेकर जो एक घटना हुई थी जिसमें एनयूएसआई के सक्रिय कार्यकर्ता भी थे और छात्र संघ में के चुनाव में एनयूएसआई से अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन कुछ मुकदमों को लेकर उन्होंने जो है तत्कालीन कोतवाल पर आरोप लगाते हुए उनको हटाने की मांग की थी, लेकिन मांग पूरी न होने पर छात्र नेता लखनपुर में पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और आत्मदाह की धमकी दी थी, जिसमें रोहित पांडे जो छात्र संघ का अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे, एनयूएसआई से प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है आत्मदाह कर लिया था और उनकी उपचार के दौरान दिल्ली के एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसके बाद पूरे शहर में जो है शोक की लहर में डूब गया था और तमाम लोगों ने जो है इस मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं भी व्यक्त की थी। आज हम उसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि प्रदेश सरकार ने करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों पर उस समय जो है विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हुए थे और अभी हाल ही में 2 या 3 दिन पूर्व धामी सरकार ने उन मुकदमों को वापस करने का जो आदेश दिया, उसके बाद कोर्ट से भी ये मुकदमे वापस हो गए, जिसका जो पूरा नेतृत्व रामनगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी और वर्तमान में ज्येष्ठ उप प्रमुख हैं और छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की। रामनगर महाविद्यालय के छात्र संघ के सचिव रहे, जिसके बाद फिर कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया था, कांग्रेस से आप राजनीति करते थे और युवा कांग्रेस के आप नैनीताल जिले के जिला अध्यक्ष रहे। उसके अलावा कांग्रेस के जो है तमाम पदों पर आप रहे और तत्कालीन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत के आप काफ़ी करीबी माने जाते हैं। लेकिन वर्ष 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे, आपने कांग्रेस से रामनगर विधानसभा से दावेदारी करी थी, लेकिन टिकट न मिलने के कारण जो है और जनता का जो सहयोग था, जनता के कहने पर आपने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि आप तीसरे नंबर पर आए थे और राजनीतिक दलों में लगातार जब से हलचल मची हुई है और तरह तरह की जो है चर्चाएँ भी हुई हैं कि आप जो है अब बीजेपी का दामन थामेंगे, लेकिन सोशल मीडिया में भी कई पोस्टें वायरल हुई हैं। तो सरकार ने जो ये अहम निर्णय लिया, क्योंकि जब मुकदमे दर्ज हुए थे तो उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और हरीश रावत प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो क्या परिस्थितियां उस समय रहीं और अब भाजपा सरकार के कार्यकाल में ये मुकदमे वापस हुए हैं। तो आज हमारे साथ इस खास बातचीत में मौजूद हैं रामनगर विकास खंड के पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय ने जो ये मुकदमे वापस लिए हैं उसको लेकर क्या कहना है, और जब मुकदमे दर्ज थे तो आप ही की कांग्रेस की सरकार थी, तो कितना सहयोग सरकार का रहा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेजेएन न्यूज़ में। मैं सर्वप्रथम तो प्रदेश सरकार का, धामी सरकार का, मुख्यमंत्री धामी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि 10 साल के बाद हमें एक जो है मुकदमों से हमें राहत मिली है और इसमें जो योगदान रहा है वो सरिता आर्या जो नैनीताल के विधायक हैं उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने ही हमारी ये फाइल जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचवाई थी और उनके साथ जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की नेत्री हैं आशा बीस जी, उन लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और वो स्वयं भी इसमें अभियुक्त थी, लेकिन 20 लोगों को राहत देकर, जिसमें से 2 की मौत हो गई थी, 18 लोगों को इतने लंबे समय के बाद जो है राहत मिली है, तो इसके लिए मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और ये घटनाक्रम आपने देखा होगा कि जब सतपाल महाराज जी ने 2014 में हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो है कांग्रेस छोड़ दी थी और वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। उनकी पत्नी यहाँ से मंत्री थी और निश्चित रूप से जब उनके पति जो है सतपाल महाराज जी ने कांग्रेस छोड़ी तो ये तय था कि अब अमृता रावत भी कांग्रेस छोड़ देंगी और वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले जाएंगी। तो यहाँ पर रामनगर में मैं ब्लॉक प्रमुख था, मौजूदा ब्लॉक प्रमुख था उस समय, तो तय था कि 2017 के जो विधानसभा चुनाव होंगे उस चुनाव में मैदान खाली हो चुका है कांग्रेस के टिकट के लिए और मैं प्रबल दावेदार था। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2000 जब अमृता रावत ने कांग्रेस छोड़ दी थी और मंत्री पद से हट गई थी, तो यहाँ पर सक्रियता पूर्व विधायक सल्ट रंजीत रावत ने यहाँ पर सक्रियता बढ़ा ली थी और हमें ये मालूम नहीं था कि वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उनकी सक्रियता यहाँ पर बढ़ती हुई दिखी और 2017 में आपने देखा होगा कि उनको यहाँ पर टिकट भी मिला। और जब 14 में मैं मुख्यमंत्री था, ये ब्लॉक प्रमुख था,
तो छात्र संघ के चुनाव यहाँ पर चल रहे थे नवंबर में, 3 नवंबर को छात्र संघ के चुनाव प्रस्तावित थे और 2 तारीख की रात को एक घटनाक्रम मालधन के अंदर होता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोगों के जो है मोटरसाइकिलें फूंक दी जाती है। किसने फूंकी आज तक नहीं पता है, लेकिन उसमें मेरे जो बहुत करीबी लोग थे, उन करीबी लोगों को जो है जो यहाँ पर तत्कालीन कोतवाल थे आर के फरसवाण, उन्होंने जो है मेरे करीबी लोगों को जो घर में सोए हुए थे उन लोगों को उसमें नामजद कर दिया गया था। और नामजद करने के बाद जब हमें इस बात का पता चला कि मेरे करीबी लोगों को उसमें नामजद कर दिया है, तो निश्चित रूप से मैं कोतवाली गया और कोतवाली में मैंने पूछा कोतवाली में कि ये लड़के तो रात को घर में सोए हुए थे, इनकी सब लोकेशन आप निकाल के देख लीजिए, लेकिन पुलिस कुछ भी कर रही है। उसी की प्रतिक्रिया थी 3 तारीख को जब यहाँ पर चुनाव हुआ। तो जब लड़के एसएसपी यहाँ पर आई हुई थी, जब लड़के एसएसपी से मिलने कोतवाली गए तो एसएसपी ने मिलने को मना कर दिया, उनसे मिली नहीं। तो गुस्से में आकर जो रोहित पांडे, दीप गुड़वंत, तनुज दुर्गापाल और गोधन फड़त्याल, इन लोगों ने जो है वहाँ पर आत्मदाह की धमकी दे दी थी। और जो घटनाक्रम आगे बढ़ता रहा, पुलिस ने मनोबल की कोई भी कोशिश नहीं की, ना पुलिस ने मध्यस्थता करने की कोशिश की कि इन नौजवानों ने जो है आत्मदाह की धमकी दे रखी, तो इसको सॉर्ट आउट भी करें। उसके बाद अगले दिन 3 तारीख को चुनाव हो गए थे यहाँ पर, हमारा प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हार गया था। 4 तारीख को लड़के अपने तय कार्यक्रम के अनुसार पानी की टंकी में वहाँ पर चढ़ गए थे। पानी की टंकी में चढ़ने के बाद जब मैं भी वहाँ पर आ गया था, उसके बाद एसपी ने मुझे बुलाया, पंकज भट्ट जो तत्कालीन एसएसपी थे नैनीताल के, उन्होंने मुझे बुलाया। एसडीएम साहब और तहसीलदार महोदय के साथ हमारी बैठक हुई और उन्होंने कहा कि संजय नेगी जी, आप जो है इन लड़कों को नीचे उतार दीजिए, आपकी सारी मांगें जो मोटरसाइकिल कांड हुआ है उस कांड में जो है जाँच किसी और को दे दी जाएगी और इनका अगर ये लड़के नहीं है तो इनका नाम जो है उसमें से हटा दिया जाएगा और कोतवाल को भी हम 2-4 दिन में यहाँ से हटा देंगे। मैंने एसपी साहब से कहा कि एसपी साहब, आप टंकी पर आ जाइए और आप उनसे टंकी पर जाकर लड़कों से ये कह दीजिए कि मोटरसाइकिल कांड की जो है निष्पक्ष जांच की जाएगी और कोतवाल को भी हम 2-3 दिन में हटा देंगे। वो पता नहीं किस प्रेशर में थे, पूरा प्रशासन किस प्रेशर में था, उन्होंने ये बात बोलने को बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं हम नहीं बोल सकते इस बात को कि मुकदमे हट जाएंगे या कोतवाल हट जाएगा, ये नहीं बोल सकते उन्होंने कहा। तो वो बढ़ते बढ़ते घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया, भीड़ बढ़ती चली गई। इतने में मेरे पे एक फ़ोन आता है मुख्यमंत्री कार्यालय से और मुझसे कहते हैं कि संजय नेगी जी, तुम गलत कर रहे हो, तुम्हारे जो है अवैध धंधे जो थे पुलिस ने वो बंद कर दिए हैं, इसलिए तुम कोतवाल को जो है हटाने की मांग कर रहे हैं। तो मेरे को बहुत बुरा सा लगा इस बात का और मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैंने उसके बाद ये कहा कि ये लड़के तो क्या आत्मदाह करेंगे। जब मेरे पे इतने गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मैं अवैध धंधे चलाता हूँ, रामनगर के अंदर अवैध धंधे चलवा रहा हूँ, तो मेरे आंखों में आंसू थे और मैंने कहा कि अब ये आत्मदाह नहीं करेंगे, आत्मदाह मैं करूँगा। तो उसी प्रतिक्रिया के रूप में मैंने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया था। पुलिस ने मुझे जो है वहाँ पे अरेस्ट करके गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद मुझे जो है पिरमदारा चौकी ले जाया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद खबर आई कि यहाँ पे जो है रोहित पांडे ने आत्मदाह कर लिया, अपनी मांगों को लेकर आत्मदाह कर लिया है। उसके बाद उसको दिल्ली के एक हॉस्पिटल में, सफदरजंग हॉस्पिटल हम उसको लेके गए थे, तो वहाँ उसकी मौत हो गई थी रोहित पांडे की। लेकिन मृत्युपूर्ण जो उसके बयान थे, उन बयानों ने हम सबको बचाने का काम किया और पुलिस ने हमारे ऊपर 302, 307 जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करा था, जबकि एक आत्मदाह का प्रकरण था। लेकिन मुझे टारगेट करके, हमारे साथियों को टारगेट करके 302 और 3 हमारी जमानत नहीं होती है। तो जब सीबीसीआईडी की जांच आगे बढ़ती चली गई और जो जांच आगे बढ़ी तो उसमें 307 और 302 हट गई थी और एक मामूली धाराओं में वो मुकदमा आज हमारा यहाँ पर चल रहा था, जिसका निर्णय जो है प्रदेश सरकार ने जब बातचीत की सरिता आर्या जी ने, तो निर्णय इस रूप में आया कि वो मुकदमे आज वापस ले लिए गए हैं, जिसके लिए मैं प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और ये एक सोची समझी साजिश थी, एक रणनीति थी कि संजय नेगी को किस तरीके से जो है अपने रास्ते से हटाया जाए और इसको कैसे जो है इसको क्योंकि मेरी लोकप्रियता उस समय बढ़ते जा रही थी, नया मैं ब्लॉक प्रमुख बना था, तो सबके जो यहाँ पे टिकट के दावेदार थे, जो लड़ना चाह रहे थे यहाँ चुनाव, उन लोगों की ये मंशा थी कि जब तक संजय नेगी हमारे रास्ते से नहीं हटेगा तब तक जो है मेरे को यहाँ पे टिकट जो है नहीं मिल सकता। तो ये सारा प्रकरण आपके सामने है। उस समय हरीश रावत जी मुख्यमंत्री थे, हमने उनको भी बहुत समझाने की कोशिश की कि आपके जो औद्योगिक सलाहकार हैं वो लगातार हमारे और मुझे और मेरे साथियों को प्रताड़ित कर रहे हैं और आप उन्हें समझाइए। तो हरीश रावत जी ने भी कोई मध्यस्थता उसमें नहीं की, जिसकी परिणति ये हुई कि एक हमारा नौजवान हमारे बीच में से चला गया। नेगी जी, अगर बात करें, क्योंकि आप कांग्रेस में लंबे समय आपने जो है अपना राजनीति शुरू की और समय भी बिताया, लेकिन जो है 2022 के जो विधानसभा चुनाव तो उसको लेकर अनबन हुई और आपने कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। लेकिन जब मुकदमे आप पर इतनी संगीन धाराओं में दर्ज हुए तो आपके करीबी हैं और सभी को पता है कि हरीश रावत जी से आपके बहुत नज़दीकी हैं और आज भी हैं। हालांकि आपको कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है पार्टी ने कि आपने संगठन विरोधी जो फैसला लिया था, चुनाव लड़ा था, उसके बाद हटा दिया। लेकिन जो अगर माना जाए और जो लोग कहते हैं और दिखता भी है, सोशल मीडिया में भी कई बार देखा है कि हरीश रावत जी के साथ आज भी आपकी नज़दीकियां हैं। तो क्या हरीश रावत जी, आप मानते हैं कि हरीश रावत जी की जो नज़दीकियां आपके साथ थीं और 2014 में जो ये मुकदमे दर्ज हुए थे, हरीश रावत खुद मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने क्यों नहीं प्रयास ऐसा किया, क्यों नहीं उन्होंने दोस्ती का फर्ज निभाया और लगातार आपने हमेशा उनका साथ दिया है। चाहे लाल कुआं से उनको यहाँ से टिकट मिला था 2022 में, आपने तब भी जो है उनके लिए पैरवी करी और रामनगर से भी आपने लगातार उनसे कहा कि चुनाव लड़ो और आपने ये भी उन्हें आश्वस्त किया था कि हरीश रावत जी अगर 2022 में रामनगर से चुनाव लड़ते तो निश्चित तौर पर आपने उन्हें जिताने का भी भरोसा दिया था।
देखिए, निश्चित रूप से उस वक्त हरीश रावत जी नए मुख्यमंत्री बने हुए थे और उन्होंने जब अपना औद्योगिक सलाहकार पूर्व विधायक को जो है चुना था, बनाया था, तो आपने देखा होगा कि कई मंत्री, कई विधायक नाराज़गी जताते थे कि हरीश रावत जी ने जो है अपने जो औद्योगिक सलाहकार हैं उन्हें क्यों इतना जो है छूट दे रखी है, खुली छूट दे रखी है। तो उसके बाद मेरी जब 14 में ये घटना और हम पर मुकदमा दर्ज हो गया तो मैंने मुख्यमंत्री जी के पास जाना बिल्कुल बंद कर दिया था। 17 के जब चुनाव हुए तो तब उस वक्त मेरी उनसे बात हुई थी, तो उस समय सरकार चली गई थी तो उनके हाथ पर कुछ रह नहीं गया था। तो सरकार बदली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और मैं कहना भी चाहूँगा, आपके इस मीडिया के माध्यम से मैं कहना भी चाह रहा हूँ कि मेरे 24 वर्ष हरीश रावत जी के साथ ही रहे, वो मेरे राजनीतिक गुरु रहे, लेकिन 14 से 17 तक जब वो मुख्यमंत्री रहे तो निश्चित रूप से हमने प्रताड़ना ही झेली। मेरी जगह पे कोई और होता तो हो सकता था उसी समय पार्टी छोड़ जाता, किसी और पार्टी में चले जाता। ठीक है, आज भी मेरी नज़दीकियाँ उनसे हैं, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं है तो मुकदमे आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस लिया और एक अच्छा निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लिया है। और ये सबको, रामनगर के सारे लोगों को पता भी है कि किस तरीके से मुझे जो है राजनीति से अलग करने के लिए किस तरीके से क्या क्या मुकदमे। उसी समय देखिए आप, एक मोटरसाइकिल जलाने वाला कांड हुआ, उसमें मेरे लड़कों को इन्वॉल्व कर दिया। उसके बाद आत्मदाह कांड हुआ तो उसमें हमारे 20-25 और 100-150 अन्य को जो है उसमें नामजद कर दिया गया था। तो निश्चित रूप से उस समय की जो सरकार थी उसने अपने ही कांग्रेस के लोगों को जो है गिराने का काम किया, मारने का काम किया। नेगी जी अगर बात करें कि आप जैसे प्रदेश सरकार ने मुकदमे वापस लेने का जो एक आदेश दिया है और मुकदमे वापस भी हो गए हैं, लेकिन अगर बात करी जाए तो अभी भी जो सत्ता पक्षी के रामनगर में कुछ नेता हैं वो इस चीज़ को हम जो है हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जो है सरकार ने मुकदमे वापस ले लिए, सरकार को मुकदमे वापस नहीं लेने चाहिए थे। और लगातार जो है जब से ये सोशल मीडिया में चल रहा है और आपके जो है जो सहयोगी हैं जो इस मुकदमे में अभियुक्त थे उन लोगों के भी लगातार सोशल मीडिया में बयान आ रहे हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आज भी जो भाजपा के नेता हैं, खास तौर पर जो आपसे उनकी नाराज़गी है उसको लेकर अभी भी उनकी बयानबाजी, हालांकि वो जो है ओपन बयानबाजी नहीं कर रहे हैं लेकिन अंदर अंदर बयानबाजी आ रही है। वो जो उनका कहना है कि जो ये मुकदमे सरकार ने वापस लिए, सरकार का फैसला गलत है। देखिए, सरकार का फैसला गलत है या सही है ये तो उनके जो मुख्यमंत्री जी हैं और लोग हैं या हमारी जो सहयोगी सरिता आर्या रही हैं, पहले कांग्रेस में भी रही थी और इस वक्त भाजपा में है, तो उन्होंने हमें मदद की। आशा बीज जी ने इसमें पूरी मेहनत की और वो भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं। इसमें तो कई लोग भाजपा के कार्यकर्ता, जनता पार्टी कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए और 10 साल ये केस चल रहा था। इसमें गवाहियाँ भी पूरी हो गई थी और 1 साल से जो है केस वापसी का जो चल रहा था मामला, तो ये केस भी इसी माह ख़त्म होने वाला था। सारी गवाहियाँ हो गई थी और मेरे को पूरी उम्मीद थी कि हम इसमें बाइज्जत बरी होंगे, क्योंकि सारा का सारा प्रकरण झूठा मुकदमा जो है हमारे ऊपर थोपा गया था। झूठा मुकदमा राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में हमारे ऊपर लिया गया था। और जो लोग कह रहे हैं कि निर्णय सही नहीं है, हो सकता है उन पर भी कल कोई ऐसी बात अगर बीत जाए, उनके ऊपर भी झूठे मुकदमे हो जाए, तो हम इसको कभी ये नहीं कहेंगे निर्णय गलत है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, निर्णय सही होना चाहिए, सही के साथ होना चाहिए। नहीं, जब बात करें कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता बहुत जल्दी उत्तराखंड में भी लगने वाली है और जिस प्रकार से सरकार की आपने तारीफ़ की है और सरकार के निर्णय को सही ठहराया है कि मुकदमे वापस लिए हैं, और जब से आपने कांग्रेस छोड़ी है या पार्टी ने आपको कांग्रेस से बाहर किया है, 2022 से जो विधानसभा के चुनाव से जो आपकी कांग्रेस को लेकर जो तकरार बढ़ी है और लगातार उसके बाद से कई बयान आए हैं लोगों के कि आप भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं और आप शीघ्र जो है किसी शीर्ष नेतृत्व जो बीजेपी का है उसके नेतृत्व में आप पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो 2024 का लोकसभा चुनाव भी है और उसके बाद नगर निकाय चुनाव में भी, पंचायत चुनाव भी होने, तो अभी क्योंकि कांग्रेस में आपकी बहाली नहीं हुई है तो आने वाले जो चुनाव में लगातार जो आपकी जो पूर्व से गतिविधियां हैं या जो सोशल मीडिया में आपके लिए पोस्टें जारी हो रही हैं कि शीघ्र भाजपा ज्वाइन करेंगे, तो इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, ये तो समय तय करेगा कि मैं किस पार्टी में रहूँगा और लोकसभा के चुनाव हैं। मुझे लगेगा कांग्रेस से अच्छा प्रत्याशी है तो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने का प्रयास करेंगे और मुझे ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छा प्रत्याशी आया है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं काम करूंगा, क्योंकि मुझे अभी मैंने ये सोच भी नहीं रखी कि मैं किस पार्टी में जाऊं। कोई पार्टी ज्वाइन करने का मकसद मेरा है नहीं। मैं देश प्रमुख रामनगर का हूँ और जनहित के मुद्दे में हमेशा उठाते रहता हूँ और इसी पद के बिना, जो मेरा पद है देश प्रमुख का, उसके लिए मैं लोगों के लिए संघर्ष करता हुआ आया हूँ और संघर्ष करूँगा। अभी मेरा कोई ऐसा विचार नहीं है कि मैं किसी पार्टी में जाऊँ। नेगी जी, 2022 के चुनाव की बात करें तो आपने निर्दलीय के तौर पर दावेदारी करी थी और पूरी विधानसभा में एक अच्छा प्रदर्शन निर्दलीय के तौर पर आप करा कि 19,000 से अधिक वोट आप लाए थे और जिसके बाद से कांग्रेस और बीजेपी की बेचैनियाँ लगातार बढ़ गई हैं। लोगों का ये भी कहना है, जो आपके समर्थक हैं या जो सपोर्ट किया था, वोट किया था, कि उनका कहना था कि अगर निश्चित तौर पर कांग्रेस या बीजेपी से आपको टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर आप जो है रामनगर की विधानसभा की सीट पर विधायक के रूप में काबिज होते। और अब 2027, क्योंकि 24 आ गया है, 2027 में फिर विधानसभा चुनाव होने, तो यदि कांग्रेस
कांग्रेस में आपकी वापसी नहीं होती है और पार्टी, क्योंकि विरोध आपका कांग्रेस में भी लगातार है, कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि आप कांग्रेस में शामिल हों, कुछ लोग चाहते हैं कि आपका जो नेतृत्व है, युवाओं में जो आपकी पकड़ है, उसको लेकर कुछ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि आपकी कांग्रेस में वापसी हो। तो उसको लेकर 2027 का, क्योंकि समय बीतते समय नहीं लगता और लगातार जो है युवाओं में आपकी खासी पकड़ भी है और युवाओं के आप एक प्रेरणा स्रोत भी यहाँ रहे हैं, तो उसको लेकर क्या है कि 2027 की जो तैयारी है, क्या कांग्रेस में अगर वापसी होती है कांग्रेस से या निर्दलीय के तौर पर या बीजेपी से? देखिए 2022 में मेरा कोई मन ये नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूँ, निर्दलीय चुनाव लड़ूँ, ना मैं हिम्मत कर पा रहा था चुनाव लड़ने की। लेकिन जब हरीश रावत जी का यहाँ से टिकट कट के वो लाल कुआं जब गए तो मेरे घर के बाहर करीबन 4-5 हज़ार लोग इकट्ठे होकर आए और उन्होंने मेरे पर दबाव बनाया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि 17 में भी आपको टिकट नहीं मिला, पार्टी ने टिकट नहीं दिया और आपने चुनाव नहीं लड़ा। तो उसमें जो हमारे साथी थे उसमें बिखराव हो गया था, कई लोग भाजपा में चले गए, कोई बसपा में चले गया, कोई कांग्रेस से जुड़ा रहा। तो 22 में भी यही जो है होना था, अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता तो निश्चित रूप से जो मेरी टीम है वो टीम टूट जाती और जनता के दबाव में मैंने चुनाव लड़ा। और यदि मुझे 1.5 या 2 महीने मिल जाते तो मैं निर्दलीय ही यहाँ से विधायक का चुनाव जीत जाता। मेरे को केवल 8 दिन का समय मिला, 7 दिन का समय मिला, उस 7 दिन में मैंने अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे लोगों का प्यार मुझे यहाँ पे मिला। अब 27 की देखते हैं क्या रहता है। 27 में अगर कोई पार्टी टिकट का ऑफर करेगी तो निश्चित रूप से किसी न किसी पार्टी में देखेंगे। धन्यवाद। तो आपने सुना हमारे साथ रामनगर विकासखंड के वर्तमान में ज्येष्ठ उप प्रमुख हैं संजय नेगी जी, और कांग्रेस से आप जो है काफ़ी ताल्लुक़ रखे हैं, कांग्रेस में अच्छा आपका प्रदर्शन रहा है, लेकिन 2022 के जो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो कांग्रेस ने आपको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था। तो जो कुल मिलाकर देखा जाए कि 10 साल बाद जो संगीन धाराओं में मुकदमे लगे थे कई दर्जन से अधिक लोगों पर, प्रदेश सरकार ने उन मुकदमों को जनहित में देखते हुए नैनीताल की विधायक सरिता आर्य के पहल पर जो है उन्हें वापसी लेने का जो आदेश दिया है, फैसला लिया है, उसको लेकर आपका कहना है कि प्रदेश सरकार ने जनहित की जो समस्याएं, जनहित के मुद्दे थे, उसको लेकर जो सरकार के फैसलों को आपने सही ठहराया। प्रदेश के मुख्यमंत्री का और नैनीताल विधायक का उन्होंने आभार भी व्यक्त किया। और जहां तक अगर बात करें बीजेपी में जाने की, तो आप नेगी जी का साफ तौर पर कहना है कि वक्त के हालातों को देखकर फैसला किया जाएगा। और 2022 में आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उन्होंने कहा कि जनता का प्यार और स्नेह और जो जनता का भारी दबाव था उसके कारण उन्होंने चुनाव लड़ा। और उनका ये भी साफ तौर पर कहना है कि मात्र 8 दिन उनको चुनाव लड़ने के लिए मिले थे, यदि कुछ समय पहले मिला होता तो निश्चित तौर पर उन्होंने ये भी दावा किया है कि रामनगर से विधायक के तौर में वो जनता का प्रतिनिधित्व आज विधानसभा में करते। लेकिन उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव क्योंकि नज़दीक है, उसमें आपका कहना है कि कांग्रेस या बीजेपी जो भी जनता की समस्याओं के, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर काम करता हुआ दिखाई देगा, वो उसका समर्थन करेंगे, उसके पक्ष में जो है चुनाव प्रचार करेंगे। और 2027 का जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जनता के से लगातार उनका प्यार है, जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि 2027 अभी दूर है, लेकिन वक्त के हालात और वक्त की परिस्थितियों को देखकर जनता का सहयोग जैसा रहेगा उस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। यदि कोई पार्टी टिकट का ऑफर करती है तो निश्चित तौर पर जनता से राय लेकर जो है विधानसभा चुनाव की तैयारी की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। तो ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की खास खबर। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। नमस्कार।